वर्ल्ड वॉर 2 का दौर है। 9 फरवरी 1943 में एक जर्मन सबमरीन समंदर में सफर कर रही है। लेकिन इस कहानी के अंदर ट्विस्ट ये है कि इन नाजिस के दरमियान में एक बड़ा मकबूल लीडर जो कि हिंदुस्तानी है वो इनके दरमियान में बैठा हुआ है। इस मिशन की खातिर इस हिंदुस्तानी बंदे का नाम मिस्टर मकसूदा रखा गया है। नाजिस का काम ये है और ये मिशन इसलिए है कि इस मिस्टर मकसूदा को उन्होंने जापानीज के पास लेकर जाना है। अब ये सर्दियों की रातें हैं, बड़ा मुश्किल सफर है क्योंकि इस टाइम समंदरों के अंदर जो हुकूमत है या बहुत ज्यादा वॉच किया जा रहा है वो ब्रिटिश की जानिब से दिया जा रहा है। अगर आप देखें तो ब्रिटिश जो है वो जर्मन के मुखालिफिन में शामिल है और जहन में रखें कि वर्ल्ड वॉर 2 का ये पीक टाइम चल रहा है जिसमें नाजीज और ब्रिटिश ये भी आमने सामने हैं। ये इतनी एहतियात से किया जाने वाला मिशन है कि अगर जरा सी भी भिनक पड़ जाए ब्रिटिश को जर्मन सबमरीन की तो वो इनको खत्म कर देंगे और इसके साथ साथ ये मिशन खत्म भी हो सकता है। ये सबमरीन कैल शहर जो कि जर्मन में है वहां से रवाना होता है। इसने साउथ समुद्र से गुजरना है और अफ्रीका के करीब पहुंचकर इस मुसाफिर की ट्रांसपोर्टेशन करनी है अपनी सबमरीन से जापानीज के पास। 26 अप्रैल 1943 यानी कि इस सफर के आगाज से तकरीबन 2.5 महीने तक ये मेडागास्कर के शोर के करीब पहुंचते हैं। अब जो जर्मन सबमरीन है वो सामने जापानी सबमरीन को देख तो रही है, लेकिन उस दिन के अंदर इतनी तूफानी रात थी और तूफानी दिन 2 दिन तक रहे कि इस मिस्टर मकसूदा को ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सके और इनको 2 दिन का इंतजार करना पड़ा। जब मौसम कुछ बेहतर हुआ तो मिस्टर मकसूदा को एक छोटी कश्ती में सवार करके जापानीज के पास लेकर जाया जाता है, जहां पे कैप्टन मत्सुआ जर्मन सबमरीन से जापानी सबमरीन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां पे जापानीज कैप्टन मसाओ उनका इस्तकबाल करते हैं और उनको वेलकम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जर्मन और जापानीज के दरमियान में ये हिंदुस्तानी क्या कर रहा है। इस हिंदुस्तानी को अगर सही नाम से जाने तो आप सब ने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोसे की जिंदगी बड़े इंसिडेंट से भरी हुई है। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर हिंदुस्तान से बाहर गए, ब्रिटिश राज को चकमा दिया, जर्मन्स को जाके मिले, रशिया गए, जापान गए और अपनी एक फौज भी बनाई। ये इस बात पे यकीन रखते थे कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर ब्रिटिश के खिलाफ एक जंग लड़ी जाए जो कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए हो। उनका एक बहुत बड़ा नारा था। उनका यह कहना था कि वी वांट टू एक्सपेल ब्रिटिश पावर फ्रॉम इंडिया, वी हैव टू फाइट द एनिमी विद हिज वेपन्स। यानी कि सुभाष चंद्र बोसे एक प्रैक्टिकल वार के ऊपर भी यकीन रखते थे और इसको ये एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी मंजिल की जानब तेजी से बढ़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोसे की कहानी का आगाज होता है 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ। लॉर्ड लिथगो ने हिंदुस्तान की जानिब से बिना किसी पॉलिटिकल लीडर के यानी लोकल लीडर से पूछे उन्होंने हिंदुस्तान की जानिब से जंग का ऐलान कर दिया। ये कांग्रेस के लिए बहुत शर्म की बात थी और कांग्रेस ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। सुभाष चंद्र बोस वर्ल्ड वॉर 2 को हिंदुस्तान की आजादी के लिए फेवरेबल तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। अब जुलाई 1940 के अंदर उन्होंने कलकत्ता में एक प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया। जब इनको जेल में डाल दिया गया तो इन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा रिलीज मी और आई विल रिफ्यूज टू लिव। जेल में इस भूख हड़ताल के दौरान सुभाष चंद्र बोसे की तबीयत बहुत खराब हो गई और ब्रिटिश को किसी न किसी तरीके थोड़ा सा सबमिसिव होना पड़ा। उन्होंने इनको जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट में डाल दिया।
लेकिन इस सब के होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस अपने इरादों के बहुत पक्के निकले। उन्होंने एक प्लान बनाया। ये प्लान बड़ा खतरनाक किस्म का था, यानी उन्होंने हिंदुस्तान से फरार होकर जर्मनी पहुंचने का प्लान बनाया। अब कहानी का आगाज होता है कि वो किस तरह जर्मन पहुंचे। 16 जनवरी 1941 की रात को सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो फरार का प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। वो अपने घर से फरार हुए, जिसमें इनका एक भतीजा भी शामिल था। भतीजे का नाम था शिशिर कुमार बोसे, और उनके साथ ये निकल दी। इन्होंने अपना रूप बदला, रूप बदल के ये एक इंश्योरेंस एजेंट बन गए और अपना नाम मोहम्मद जियाउद्दीन रख दिया। इस तरह ये धनबाद में पहुंचे। धनबाद के बाद इन्होंने मजीद अपने रूप को बदला और ब्रिटिश अथॉरिटी से बचने की खातिर ये गूंगा पठान बन गए। ये इसलिए गूंगा पठान बन गए क्योंकि अब इनका सफर का आगाज होना था अफगानिस्तान के रूट से जर्मनी की तरफ। तो इनको एक पठान बनना ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि एक गूंगा पठान ही आगे जा सकता था। अगर ये बोलते तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को शक हो जाता, या ब्रिटिश का उस टाइम के ऊपर बहुत ग्रिप थी, तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं ब्रिटिश के जो जासूस थे वो इनको पकड़ लेते और इनका जो प्लान था वो नाकाम हो जाता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी स्किलफुली इसको एग्जीक्यूट किया और अब इनके सफर का आगाज होता है जर्मनी की तरफ एक गूंगा पठान के तौर पे। 26 जनवरी 1941 को जब ये पहले पेशावर से निकले तो वहां पे ये काबुल में पहुंच गए, जो कि अफगानिस्तान का एक शहर है। इसका ये मतलब था कि अब ये ब्रिटिश राज का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। अब इनको आगे जाना था जर्मनी और सोवियत यूनियन। वहां पे रहते हुए इन्होंने जर्मन एम्बेसी के साथ राब्ता किया और जर्मन एम्बेसी ने इनके लिए एक इटालियन पासपोर्ट अरेंज किया और इनका नाम रखा गया ऑरलैंडो मजोटा। और अब ऑरलैंडो का सफर का आगाज होता है जर्मनी की तरफ, जो कि एक इटालियन नेशनल के तौर पे सफर कर रहा है। 2 अप्रैल 1941 को सुभाष चंद्र बोस जो कि ऑरलैंडो के नाम से जर्मनी में पहुंचते हैं। इनके यहाँ पे 3 मकसद थे। एक मकसद ये था कि हिंदुस्तान की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाना, यानी कि गवर्नमेंट बाहर से बैठे ऑपरेट कर सके। दूसरा, हिंदुस्तानियों तक अपनी आवाज को पहुंचाना, और तीसरा, एक हिंदुस्तानी फौज को बनाना जो कि किसी भी दुश्मन के साथ लड़ सके। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो जर्मन है उनको ये जरूरी था कि वो रिकॉग्नाइज करें एक आजाद मुल्क के तौर पे हिंदुस्तान को, लेकिन जर्मन ने कभी भी ऐसा नहीं किया। अगर देखा जाए तो हिटलर की बड़ी मशहूर किताब है मेन कैफ, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि मैं बड़ी तारीफ की उन्होंने इस हवाले से कि किस तरह ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर कब्जा किया और अपनी हुकूमत को जारी रखा। और हिटलर ये भी चाहता था कि हिंदुस्तान हमेशा ब्रिटिश राज के अंडर रहे, यानी कि ये आजाद ना हो। तो इसलिए जर्मन ने कभी भी हिंदुस्तान की अलहदा हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हिटलर ने मजीद जो फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, उनका मजाक उड़ाया और उनको एशियाटिक जगलर्स भी कहा। वो सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था सुभाष चंद्र बोसे को ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी तरीके से। और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोसे को भी इस बात का पता था कि जो हिटलर है उसको इस बात में बड़ा कम इंटरेस्ट है। उसने मजीद इनको उकसाने की कोशिश की कि ब्रिटिश के खिलाफ जाए और हिंदुस्तान की फेवर में ये काम कर सके हिटलर भी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हिटलर कभी भी खुद से इस बारे में कभी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन एक जर्मन इंटरेस्टेड था जो कि एडम बॉन ट्रॉट। ये जर्मनी के फॉरेन ऑफिस के अंदर इंडियन सेक्शन का हेड था। ये जर्मन जो है वो चाहता था कि हिंदुस्तान की आजादी की तरफ काम किया जाए। 20 मई 1941 को सुभाष चंद्र बोसे ने एक डिटेल्ड प्लान जर्मन को सबमिट किया और बताया कि किस तरह इंपीरियलिज्म के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल कर सकते हैं। 19 फरवरी 1942 को सुभाष चंद्र बोसे ने अपना ऑरलैंडो वाला जो कवर था आइडेंटिटी वाला उसको खत्म किया और आजाद हिंद रेडियो के ऊपर एक ऐलान किया। उन्होंने ये कहा, ये सुभाष चंद्र बोसे की आवाज है। और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल ना हो। उस वक्त तक सुभाष चंद्र बोस से एक इंडियन आर्मी बनाने में भी कामयाब हो चुके थे। इसका नाम था इंडियन लीजन, लेकिन इसमें ज्यादातर प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे और ये पूरा आर्मी का हिस्सा था। ये काफी हद तक अपनी ताकत को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए थे। अब सुभाष चंद्र बोस से ज्यादातर सपोर्ट को जो सीख कर रहे थे वो जापान की तरफ कर रहे थे, क्योंकि
नजर नहीं आ रहा था कि जर्मनी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेंथ इनके साथ जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी जो नजर है वो जापान की तरफ गाड़ी हुई थी और उनकी तरफ ये चल दिए। फरवरी 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक जर्मन सबमरीन U-180 में सवार होके जापान में गए, जापानियों तक पहुंचे और वहां पे जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर टोजो ने इनका इस्तकबाल किया। जापान ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दी और इनका INA इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में बहुत ज्यादा मदद की। अब सुभाष चंद्र बोस अपने प्लान की एग्जीक्यूशन की जानिब बढ़ रहे थे। INA का एक ही नारा था, इत्तेफाक, इत्माद और कुर्बानी, यूनिटी, फेथ और सैक्रिफाइस। मार्च 1944 में INA ने अपना पहला हमला हिंदुस्तान में जाके किया, जो कि इम्फाल और कोहिमा के इलाके में किया, और तारीख में पहली दफा तिरंगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर लहराया गया। लेकिन मौसम बहुत ख़राब था। मौसम ख़राब होने की वजह से पीछे फूड सप्लाई को काट दिया गया, हालात बड़े बुरे हो गए और फौजियों तक खाना नहीं पहुंच सका। खाना ना पहुंचने की वजह से इनको घास खाकर जिंदा रहना पड़ा और हालात काफ़ी बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। अब मजीद जब हालात खराब हो गए तो जापानीज ने इनको बताया कि मजीद इनको सपोर्ट करना INA को मुश्किल हो जाएगा, इसलिए INA को पीछे हटना पड़ा और पीछे हट के वो बर्मा चले गए। 21 अगस्त 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने इम्फाल के अंदर बाकायदा अपनी नाकामी का इतराफ किया और खुद सिंगापुर चले गए। सुभाष चंद्र बोस की जो फ्रीडम फाइटिंग है ये बहुत दूर तक जाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इससे मजीद आगे जाती है। इससे मजीद आगे क्या हुआ, इसमें मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये कहानी कहां तक जाती है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह मजीद आपके साथ हम नॉलेज शेयरिंग करते रहेंगे। थैंक यू।